नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेटनरी मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक है वेटनरी मेडिसिन की परिचय और परिभाषा। तो इस सब को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग पढ़ेंगे कि वेटनरी मेडिसिन के फादर्स कौन है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे वेटनरी मेडिसिन के फादर। तो मैं यहाँ पे 3 नाम लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन से फादर मेडिसिन के हैं, कौन वेटनरी मेडिसिन के फादर है और कौन इंडियन वेटनरी मेडिसिन के फादर हैं, मतलब भारतीय वेटनरी मेडिसिन के। पहला नाम है शालिहोत्रा। दूसरा नाम है, सभी लोग जानते होंगे आप, हिप्पोक्रेट्स। नाम ही खतरनाक है इसका, इन्हीं की वजह से एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं अपन आज। ये आ गया हिप्पोक्रेट्स। और तीसरा नाम है, और खतरनाक नाम है, रिनेटस वेजेटियस। तो अब आप लोग बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बताना है। तो सबसे पहले बताओ कि मेडिसिन के फादर कौन है इन तीनों में से? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, चलो, हिप्पोक्रेट्स हुए मेडिसिन के फादर। अब ये बताओ कि इंडियन मेडिसिन के फादर कौन है, इंडियन वेटनरी मेडिसिन। पक्का सही बताओ, फिर से सोच लो। और ये पूछूं, वेटनरी मेडिसिन के फादर कौन है? कौन है? अब जैसे तुम लोगों से ये पूछा जाए कि मतलब ये पेपर में इन दोनों के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका भी आ चुका है, इसका भी आ चुका है और इसका भी आ चुका है, तीनों के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि वेटनरी मेडिसिन के फादर कौन है, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं पशु चिकित्सा विज्ञान के फादर कौन है, तो आएगा रिनेटस वेजेटियस। ये है वेटनरी मेडिसिन के फादर। वहीं अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं हो, ये वाला, पहले तो अपन को यही टिक करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन नहीं हो तो अपन क्या टिक करके आएंगे? शालिहोत्रा, ठीक है। और दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो क्या टिक करेंगे? ठीक है। अब सिर्फ अगर रेफरेंस दे दे कि इंडियन वेटनरी मेडिसिन मतलब भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है या फादर कौन है, तो आएगा शालिहोत्रा। तो ये है इंडियन वेटनरी मेडिसिन के फादर। ठीक है, तो 3 हो गए, ये भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक, ये मेडिसिन के जनक, ठीक है, और ये अपने हो गए पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। क्या ये क्वेश्चन तो शायद 2018 में पूछा गया, हिप्पोक्रेट्स वाला। और ये वाले क्वेश्चन आने के चांस है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा इस बार। शालिहोत्रा भारतीय पशु चिकित्सा, हिप्पोक्रेट्स केवल मेडिसिन, और रिनेटस वेजेटियस हो गया पशु चिकित्सा विज्ञान का। लिख ली। तो अब अपन आते हैं वेटनरी मेडिसिन की परिभाषा पे।
तो सबसे पहले मेडिसिन जैसे ही अपन शुरू करते हैं, लोगों का ये सोचना रहता है कि केवल अपन ट्रीटमेंट जानेंगे, लेकिन मेडिसिन उससे कई ऊपर है। अपन को उसमें सबसे पहले बेसिकली मेन जो चीज होती है उसमें होता है डायग्नोसिस करना, निदान करना। आप जब उसका निदान करोगे तभी तो आगे ट्रीटमेंट कर पाओगे। लेकिन मान लीजिए अपन केवल ट्रीटमेंट करेंगे कि भाई भैंस आई, उसने बताया कि बुखार है, अपन ने बुखार की गोली दे दी या बुखार का इंजेक्शन लगा दिया, तो फिर अगले दिन मान लो उसको और कोई दिक्कत हो गई, फिर वो लेके आया। आप केवल ट्रीटमेंट करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मेन चीज क्या होती है वेटनरी मेडिसिन में, 5 चीजें आती है। सबसे पहले अपन को बीमारी के बारे में जानना होता है। बीमारी के बारे में कैसे जानेंगे, जब अपन को पता होगा कि भाई उसका नेचर क्या है, किस प्रकार की बीमारी है, संक्रामक है, असंक्रामक है, या मतलब तेजी से बढ़ती है, तुरंत मृत्यु हो जाती है, कि भाई जैसे एंथ्रेक्स है उसमें अपन को पता नहीं लगता और उसकी डेथ हो जाती है गाय की, है ना। तो वो आती है पर एक्यूट कंडीशन होती है। एक होती है क्रॉनिक कंडीशन होती है, जैसे कई गायों में तुम देखे होगे टीबी हो जाता है, ठीक है। तो टीबी अपन को पता नहीं लगेगा शुरू में, वो पता लगता है 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, जब गाय एकदम ओल्ड एज में जाएगी ना तब जाके अपन को पता लगेगा। तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, ठीक है। तो मेडिसिन में क्या क्या आता है, सबसे पहले वेटनरी मेडिसिन उस चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं, अपन को सबसे पहले 5 चीजें अंडरलाइन कर लेनी है जो मेन चीज है अपनी। एक तो हो गया नेचर, ठीक है। नेचर मतलब क्या प्रकार है उसका। अब बीमारी के नेचर के बारे में पता लग गया, फिर अपन उसको पहचानेंगे कैसे बीमारी को, उसके लिए अपन को जानने हैं उसके लक्षण, यानी कि क्लिनिकल साइन। ये आ गए, अरे यार, ठीक है, उनके लक्षण हो गए, क्लिनिकल साइंस आ गए। अब तुमने लक्षण जान लिए, बीमारी के लक्षण जान लिए, अब तुम उसका क्या करोगे, निदान। जो आपको हिस्ट्री मिली है, मतलब ओनर से जो आप इतिहास लिए हो, और क्लिनिकल साइन जो आए, लक्षण जो आए, वो किस में आएगा, डायग्नोसिस करोगे उसके बेसिस पर। तो ये आ गया अपना डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब निदान करना। और मेडिसिन में, मतलब मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें से कुछ नहीं है, केवल ये है डायग्नोसिस। अगर तुम एक अच्छे से निदान कर पा रहे हो, डायग्नोसिस कर पा रहे हो, तो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी फील्ड में। ये बात लिख के ले लो। भले ही तुम उसका इलाज नहीं कर पाओगे ना, लेकिन तुम ओनर को बता दोगे कि भाई इसको ये दिक्कत हुई है, आप चाहो तो इलाज करा लो, आप चाहो तो इलाज मत कराओ, तो ओनर खुश होके जाएगा, मतलब पशुपालक आपसे खुश होके जाएगा। फिर अपने लास्ट में जो सब लोग सोचते हैं कि भाई ट्रीटमेंट कर दो, हो गया मेडिसिन खत्म, तो ये आ गया अपना ट्रीटमेंट। अब एक चीज क्या है कि अपन मान लो मेडिसिन में शुरू किया अपन ने, ठीक है, उसका नेचर जान लिया, उसके लक्षण जान लिए, उसका डायग्नोसिस कर दिया, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि ये अपन को पढ़ने की जरूरत ही क्यों है भाई, सीधा उस बीमारी का प्रिवेंशन ही कर दे अपन, रोकथाम ही कर दे उसकी, उसको होने ही ना दे बीमारी को, तो फिर अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक सब्जेक्ट हो जाए अपने सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे मतलब डायग्नोसिस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि बीमारी से बचाव। बीमारी से बचाव, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया पशु चिकित्सा यानी वेटनरी मेडिसिन के 5 चीजें होती है। उसकी डेफिनेशन में क्या होता है, उस चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं जो पशुओं के रोगों के नेचर, उनके लक्षण, उनके निदान यानी कि डायग्नोसिस, उनके उपचार, ट्रीटमेंट एवं प्रिवेंशन के बारे में जानकारी देता है। और आगे जब अपन कोई बीमारी पढ़ेंगे, जैसे अभी बहुत सारे तंत्र आएंगे, पाचन तंत्र आएगा, श्वसन तंत्र आएगा, उपापचयी बीमारी आएगी, वायरल डिजीज आएगी, ठीक है, और बैक्टीरियल डिजीज आएगी, तो उन सब में अपन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो तुम लोगों को ही पता होना चाहिए, जैसे अपन कोई बीमारी पढ़ेंगे तुम 5 हेडिंग लगा लोगे कि भाई बीमारी का नेचर ये हो जाएगा, बीमारी के लक्षण ये हो जाएंगे, बीमारी का निदान ऐसे होगा, बीमारी का ट्रीटमेंट ऐसे होगा, और उसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे करोगे बचाओ, देखभाल करके कर सकते हो, लेकिन उससे भी जरूरी एक चीज है जो अपन फील्ड में सबसे ज्यादा करते हैं, टीकाकरण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रिवेंशन में, टीकाकरण। अगर क्वेश्चन में ही आ जाए कि भाई आप पशुओं में बीमारी का बचाव किस प्रकार कर सकते हैं,
उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई बीमार पशुओं को अलग रख के, उनको मतलब अच्छा खाना पीना खिला के और टीकाकरण करके। उस चारों में से एक ऑप्शन टिक करना है, तो तुम क्या टिक करोगे? टीकाकरण। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो अब अपन ने पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, उसके फादर पढ़ लिए। तो तुम लोग बताओ वेटनरी मेडिसिन के फादर कौन है? रेनेटस वेजेटियस। और भारतीय उसके शालिहोत्रा। ये 3 नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, याद करते रहना, 2-3 दिन में याद हो जाएगा, रोज रटोगे तो अब अपन इसके बारे में ही जानेंगे, इनकी डेफिनेशन जानेंगे, मतलब शब्दावली जो बोलते हैं अपन। मान लीजिए सबसे पहले अपन जानेंगे बीमारी के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हमारी टीम थोड़ा वैसे रहती है, नींद पूरी नहीं हो रही उनकी। ठीक है, ये हो गया अपने एंजूटिक। अब जैसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग मान लो अभी कोरोना वायरस आया था अपना, ठीक है, पूरे विश्व में फैल गया था, तो तुम लोग एक नाम सुने होगे, पेंडेमिक सुने होगे, मतलब पूरे विश्व में एक बीमारी फैल रही है। या एक एग्जांपल और ले सकते हो कि जैसे अपन आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, जो एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे अपन यहाँ पे है राजस्थान में मान लो, तो अपन यहाँ पे राजस्थानी बोलेंगे, मारवाड़ी बोलेंगे, ठीक है, तो उस भाषा में अपन आराम से बात करेंगे। फिर अपन कहीं बाहर जाएंगे, जैसे मान लो किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, मान लो छत्तीसगढ़ गए, गुजरात गए, ठीक है, तो वहां पे अपन लोग को उनकी लैंग्वेज तो आएगी नहीं, अपन क्या करेंगे, हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो 2 चीजें हो गई। और फिर तुम अदर कंट्री में जाओगे, किसी दूसरे देश में, तो वहां पे अपन क्या लैंग्वेज में बात करेंगे? इंग्लिश में। तो इंग्लिश क्या है, पूरे विश्व में फैली हुई है, तो पूरे विश्व में जो फैली हुई वो होती है ना, ऐसी बीमारियां भी ऐसी होती है। तो कोई बीमारी अगर पूरे विश्व में फैली हुई है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पेनजूटिक। ये शब्द याद रखो बस, ये जो है ना, हाँ, एक तो ये जूटिक जो है ना, कोई भी जानवर की बीमारी होती है, चिड़ियाघर का जानते हो क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। तो किसी जानवर की कोई बीमारी होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? जूटिक लगा देते हैं उसके आगे। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही अगर ये इंसानों में होता, तो उसमें क्या, इंसानों में जो उसकी अपन स्टडी करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। तो ऐसे ही इंसानों में होता तो क्या बोल देते? पेंडेमिक, डेमिक बोल देते। तो कोरोना पूरे विश्व में फैला था, तो उसे क्या बोल दिए थे अपन? पेंडेमिक, क्योंकि वो इंसानों में फैला था। वहीं अगर इसमें फैलता जानवरों में, उसे क्या बोल देते? इसका भी एक एग्जांपल बता दो, पूरे विश्व में बोल रहा हूँ, बताओ। एक बीमारी है, नॉनवेज खाते हो तुम लोग? कोई नहीं खाता ना? हाँ, तो जो नॉनवेज खाते हैं, चिकन में एक बीमारी फैलती है, पूरे विश्व में फैली थी, बर्ड फ्लू फैला था। तो वही है, बर्ड फ्लू में क्या होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। बर्ड फ्लू में ये होता है, जैसे एक जने को हो गई बीमारी, तो तुम लोग उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, एक मुर्गी को बीमारी होगी ना, अपन जो मुर्गियां पालते हैं, तो वो कितने पालते हैं एक साथ? हजारों, 2000, 3000 ऐसे पालते हैं। एक मुर्गी को बीमारी हो गई ना, तो पूरे उसमें फैलती है, हर्ड में। तो ये लोग क्या करते हैं, वो कैसी बीमारी है? जूनोटिक है, प्राणी रुजा है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलती है, मुर्गी से इंसान में आ जाएगी, और इंसान में अगर आ गई तो खत्म है इंसान, मतलब मर जाएगा, एंड में डेथ कंफर्म है उसकी। तो क्या करते हैं अपन, जैसे एक बर्ड में आई, सारे जानवरों को मार देते हैं। जैसे एक में हुई तो 3000 के 3000 निपटेंगे, सबको खत्म कर देंगे अपन। तो इसलिए थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए इस बीमारी के लिए क्या होता है, हमेशा वैक्सीनेशन करना पड़ता है। जनरली ऐसी जो बीमारियां होती है ना, जो बड़े स्केल पे फैलने की दिक्कत रहती है, या जो इंसानों में फैलने की वो होती है, तो उसमें अपन टीकाकरण सबसे पहले करते हैं। जैसे ब्रूसेला हो गया, फील्ड में ब्रूसेला का टीकाकरण करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इंसानों में फैलती है। अपन वो है, क्या बोलते हैं, स्वार्थी इंसान, स्वार्थी लोग हैं इंसान जो अपना फायदा होता है उसी के लिए टीकाकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे, ये मैं बता दिया जूटिक आएगा, ठीक है, इसको हिंदी में भी ले लो यार। जैसे ही आ गया पेनजूटिक, पेनजूटिक, ठीक है।
पेनजूटिक आ गया, और दूसरा आ गया, ये हो गया एनजूटिक। अरे ये हो गया एनजूटिक। थोड़ी राइटिंग की चिंता मत करना है, ये नोट्स मिल जाएंगे तो ठीक है। ठीक है, और मेन बात ये है कि मेरी क्लास में तुम्हें केवल जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, जो नोट्स है ना वो एंड में तुम्हें मिल जाएंगे सारे। ठीक है, बस दिमाग खोल के रखनी है अपनी। ठीक है, पूरा अपन को बस दिमाग में रखना है, समझ में अच्छा आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो बाद में ये रटने की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एंड में तो अपन को रटना ही है। एक चीज तुम अगर समझ के रटोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में जिंदगी भर नहीं भूलोगे उसको, और वहीं अगर बिना समझे उसको रटने की कोशिश करोगे तो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो अपन को नोट्स लिखने पे ध्यान नहीं देना है। ये सारी स्लाइड तुम्हें मिल जाएगी, जब बोलोगे क्लास के बाद चाहिए तो क्लास के बाद दे दूंगा, अगर लेट चाहिए तो लेट मिल जाएगी। ठीक है, अपन को पढ़ने पे ध्यान देना है पूरा। तो सबसे पहले ये आ गया एनजूटिक। अब मान लो अपन मारवाड़ी जो बोल रहे हैं तो वो क्या केवल इसी एरिया में बोल रहे हैं, राजस्थान, मान लो पूरे राजस्थान में बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गई, एनजूटिक हो गई, मतलब एक छोटे क्षेत्र में है वो। अब वैसे ही अपन जाएंगे हिंदी बोल रहे हैं तो वो अपन पूरे भारत में बोल सकते हैं, तो पूरे भारत में क्या हो गया, वो थोड़े बड़े क्षेत्र में आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एपिजूटिक हो जाएगा वो। ऐसे ही इंसानों में क्या बोल देंगे, एपिडेमिक। तो ये हो गया। ऐसे ये एनजूटिक का अभी अपने यहाँ वो फैली थी, गाय में फैली थी, लंपी स्किन डिजीज फैली थी, LSD, तो वो किस श्रेणी में आएगी, एनजूटिक में, क्योंकि पूरे भारत में नहीं फैली थी वो, ये अपने लोकल एरिया में फैली थी, ये राजस्थान और गुजरात में भी हुआ था कुछ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी आया था कुछ। ये हो गया एनजूटिक, इसका एग्जाम्पल आ गया अपने LSD। ठीक है, अब आता है एपिजूटिक। इसका एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, जैसे अपने दौसा साइड में अभी फील्ड में वो केस के बहुत आए थे, HS गलघोटू जो होता है ना, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, उसके केस बहुत आने लगे थे। तो अभी भी जो दौसा साइड का एरिया ना, पूरा दौसा हो गया, अलवर हो गया, उसके आगे करौली हो गया, उस साइड में बहुत केसेस हैं उसके। तो तुम लोग जाओगे आगे फील्ड में तो यही केसेस मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हो गया अपने एपिजूटिक। एपिजूटिक क्या होता है, थोड़े बड़े क्षेत्र में, एकदम लार्ज लेवल पे नहीं, मतलब देश के लेवल पे मान लो, तो वो हो जाएगा एपिजूटिक। एक होता है पेनजूटिक। पेन मतलब होता है कि सब कुछ आ गया उसमें, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनजूटिक। जैसे अपने यहाँ कोरोना फैला था, जानवरों में बर्ड फ्लू मान सकते हो इसको। ठीक है, वो पूरे विश्व में फैलता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फैलाव के आधार पर होता है। ठीक है, फैलाव के आधार पर हो गया एनजूटिक, वो क्या है, एकदम छोटे क्षेत्र में होता है। एपिजूटिक होता है बड़े क्षेत्र में। बड़े क्षेत्र में हो गया जैसे कि, मतलब अपन ने एग्जांपल दिया था कि अपन हिंदी बोल रहे हैं तो इंडिया के लेवल पे मान लो, एक इसको मान लो राजस्थान, इसको मान लो इंडिया, इसको मान लो पूरा विश्व। ठीक है, तो पेनजूटिक हो गया, पेन मतलब बहुत बड़े लेवल पे, तो पूरे विश्व में फैल गई है वो बीमारी पशुओं में, तो उसको बोल देंगे पेनजूटिक डिजीज। और ऐसे ही कोई इंडिया के लेवल पे फैल रही है तो उसे क्या बोल देंगे, एपिजूटिक डिजीज। और कोई अगर सिर्फ राजस्थान के लेवल पे फैल रही है, राजस्थान से कम भी हो सकती है, तो वो हो जाएगी एनजूटिक। ठीक है, अब आ जाते हैं संक्रामकता के आधार पर। संक्रामकता के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती है, या तो संक्रामक होगी या होगी असंक्रामक। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी जीवाणु या विषाणु से कोई बीमारी हो रही है, एक तो बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है। ठीक है, और एक होता है थिलेरिया बेबेसिया, सुने होंगे तुम, प्रोटोजोआ जो होता है ना, जो खून में आते हैं, खून में इन्फेक्शन करते हैं, इससे बहुत लंबा बुखार होता है, 104 डिग्री 105 डिग्री। तो वो उन बीमारी जो भी किसी, मतलब ये मान लो जीव जंतु से हो रही है, या मतलब सूक्ष्म जीव से जो हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, यानी जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, तो उसको बोलेंगे संक्रमक। एक डेफिनेशन और है, एक परिभाषा और है कि भाई एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही है। ठीक है, तो अब उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो अब 2 चीज होती है, समझाता हूं।
दो तरह के फैलने के तरीके होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। एक होता है वर्टिकल, समझा रहा हूं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। एक हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो बीमारी फैलने के दो ही तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो होता क्या है, मान लो तुम तीनों साथ में बैठे हो, तो तुम लोगों में से जैसे मान ले तेरे को कोई बीमारी हुई तो तुमसे उसके ऊपर फैल जाएगी वो बीमारी। तुम छीके, जुकाम फैलता है ना, जैसे तुम छीके, उसके पास बैक्टीरिया या वायरस गया, उसको बीमारी हो गई। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, अपने जैसे अपन साथ में बैठे ना, तो एक जो सेम लेवल पे है ना, मतलब अपनी जो पीढ़ी है वो तो सेम है, तो उसके थ्रू जो फैल रहा है वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो किसी को भी फैल सकता है, इंसान से इंसान में या पशु से पशु में फैल रही है। ठीक है, जैसे एक गाय है ये, ठीक है, ये गाय है, अब मान ले इसको हो गया टीबी हो गया। ठीक है, अब टीबी इसके जाएगा दूध में। ठीक है, तो दूध में गया, या मान ले टीबी ये इसको वो भी आएगा, नाक से पानी आएगा, खांसी भी आती है, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया बाहर निकलता है। तो अब वो बैक्टीरिया से कोई चीज कॉन्टामिनेट हो गई, मतलब दूषित हो गई, तो वो चीज जैसे मान ले चारा पड़ा है वो दूषित हो गया, अब किसी और गाय ने वो खा लिया, ठीक है, तो उसको भी टीबी हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ये दूसरी गाय है। ठीक है, अब इससे बीमारी गई है तो सेम ही। ठीक है, माँ और वो नहीं है, ये माँ और बेटे या माँ और बेटी नहीं है, बछड़ा बछड़िया नहीं है, तो सेम गाय से, मतलब एक पीढ़ी की गाय है, उसी पीढ़ी की गाय से फैल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, मतलब कि अपन सेम पीढ़ी में। ठीक है, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। अब एक होता है वर्टिकल, मान ले वही, अब गाय दूध दे रही थी, दूध में टीबी था, अब वही बछड़ा आया, बछड़े ने क्या किया, दूध पिया, तो दूध पी के उसको भी टीबी हो जाएगा। वो कैसे हुआ, वो तो उसका बछड़ा है। ठीक है, मतलब पीढ़ी सेम नहीं है उनकी, पीढ़ी अलग अलग हो गई। नहीं, माध्यम नहीं देखना है अपन को, जैसे माँ है, ठीक है, अब मान ले मेरा कोई बेटा हुआ, ठीक है, और मैंने छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ, ठीक है, तो वो अगर मेरे बेटे को ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, और वहीं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होगा, सेम पीढ़ी सेम रहेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल अपन क्वेश्चन करेंगे ना आगे, तो उससे समझ आ जाएगा। तो मेनली अपन को ये ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है ना, वो हमेशा कोशिश किससे करती है, इससे ही फैलेगी, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब अपन एक ही लेवल पे हैं, एक सेम पीढ़ी पे हैं, तो उससे अगर फैल रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। और जनरली 99% जो इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक जो बीमारी है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से फैलेगी। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि संक्रामक बीमारी का फैलने का तरीका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, और इनमें से कोई नहीं आया, तो अपन को हॉरिजॉन्टल टिक करना है। ठीक है, और वहीं अगर ये आ गया कि दोनों हो सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन आया हॉरिजॉन्टल, एक आया वर्टिकल, और तीसरा आया दोनों, तो क्या टिक करेंगे अपन, दोनों से फैल सकता है। 99% इससे फैलेगी, ठीक है, और 1% इससे फैलेगी। ठीक है, तो अब अपन को समझ आ जाएगा। ये देखो, अभी अपने इन्फेक्शियस डिजीज आ गई। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है उसका। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कैसे संक्रमक, कैसे फैला रही है संक्रमकता, किसी चीज से भी हो सकता है। मान ले अपन को कोई फंगल डिजीज हो गई, गाय में होता है ना, जैसे वो हो जाता है, रिंगवॉर्म हो जाता है, फंगल डिजीज, दाद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एफएमडी हो जाता है। एफएमडी कैसे फैलता है, टच से भी फैलता है। अगर गाय एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है ना, टच हो रही है, चमड़ी से चमड़ी टच हो रही है, तो उससे फैल सकता है, कांटेक्ट आ गया।
ठीक है। ये आ गया कांटेक्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, हवा से फैल सकता है। जैसे वो खांसने के बाद क्या होगा, गाय का जो कीटाणु है या विषाणु है वो हवा में चले जाएंगे। फिर वो हवा तो चारों तरफ है, फिर वो धीरे धीरे फैलेंगे। जैसे ही कोई दूसरा जानवर सांस लेगा तो उसको हो जाएगी वो बीमारी। तो वो हो गया एयर। अब एक चीज आती है, मान लो जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं ना, जैसे अपन खांसे या छींके, तो वो क्या होते हैं, किसी चीज पे जाके जम जाते हैं। मैं यहाँ पे खांसा, यहाँ पे जम गए, तुम वहां पे खांसे, वहां पे जम जाएगा, पेन पे जम जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एक चीज होती है फोमाइट्स, ये क्वेश्चन आएगा गारंटी है, ये लिख सकते हो तुम, ठीक है। फोमाइट्स क्या होते हैं, ये हो गया फोमाइट्स। फोमाइट्स हो गए। तो फोमाइट्स हॉरिजॉन्टल में आएगा, वर्टिकल में आएगा, चलो एंड में पूछूंगा, पहले समझ लो, ठीक है। फोमाइट्स हो गया, कोई खांसा कोई छींका। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो होती है, मतलब अजीवित वस्तु जो होती है, जैसे ये हो गई टेबल हो गई, चेयर हो गई, ठीक है, दूध की बाल्टी हो गई, चप्पल हो गई, इंसान का हाथ हो गया, ठीक है। अगर उससे फैल रही है कोई बीमारी, जैसे बैक्टीरिया और वायरस इस पे आके जम गया, मान लो ये बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे एक गाय है, ठीक है, ये छींकी या खांसी, तो यहाँ से जो बैक्टीरिया होगा ना, ये वही बाल्टी अपनी, ठीक है। तो यहाँ से जो बैक्टीरिया आएगा वो इस पे जम जाएगा आगे, ठीक है। ये हो गया अपना बाल्टी, नहीं सॉरी यार, ये हो गई बाल्टी। यहाँ पे आ गया अपना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है। अब यहाँ पे आके इससे जम गया, अब यही बाल्टी से कोई पानी पिएगा, कोई दूसरी गाय पानी पिएगी, तो ये बाल्टी को अपन क्या बोलेंगे, फोमाइट, ठीक है। कोई भी निर्जीव वस्तु होगी, हो सकता है कि किसी खाने के उस पर जम जाए, चारे पे जम सकता है, इसकी जगह क्या हो सकता है, चारा हो सकता है। इसकी जगह क्या हो सकती है, पानी की कोई बोतल हो सकती है। इसकी जगह क्या हो सकता है कि मान लो अपन वहां पे जा रहे हैं, किसी बैल से काम करवा रहे हैं, है ना, खेती करवा रहे हैं, तो बैल के उसमें अपन वो लगाते हैं, जूड़ा लगाते हैं। तो वही जूड़ा, मान लो अपने पास 2 बैल हैं, तो अब जूड़ा तो कोई इंसान डबल डबल तो खरीदता नहीं है, एक ही रहेगा ना। तो अब वो जूड़े, बैल खांसा, अपन खांसी का एग्जांपल ले रहे हैं, हो कुछ भी सकता है, वो गोबर कर सकता है, गोबर से कीटाणु जमा हो सकते हैं, है ना। बैल खांसा, बैल का जो जूड़ा होगा उस पे वो जम जाएगा, फिर दूसरे बैल पे वो जाएगा, ठीक है, दूसरा बैल उसको यूज करेगा, तो उससे उसको बीमारी हो जाएगी। तो जूड़ा क्या काम कर रहा है, बीमारी को फैलाने का काम कर रहा है, और इसलिए उस जूड़े को क्या बोलेंगे, वो एक फोमाइट्स का काम कर रहा है। फोम एस इसलिए लगाया क्योंकि प्लूरल हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, वैसे इसको क्या बोलेंगे, फोमाइट ही बोलते हैं, बस क्या तक ही आएगा। तो ऐसी कोई भी निर्जीव वस्तु है, ठीक है, जो किसी संक्रामक जानवर से किसी संक्रामकता को, किसी जीवाणु को या विषाणु को, असंक्रामक मतलब जो स्वस्थ पशु है उस तक अगर कोई बीमारी फैला रही है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, फोमाइट। अब फोमाइट कुछ भी हो सकता है, मैं बता दिया, इसमें से कोई भी निर्जीव वस्तु होगी, अगर जीवित होगा तो उसे नहीं बोलेंगे। जैसे अगर किसी इंसान से फैल रही है तो वो नहीं होगा, किसी पशु से फैल रही है तो वो नहीं होगा, अगर किसी निर्जीव वस्तु से फैल रही है तो ही उसको फोमाइट बोलेंगे। वो कुर्सी टेबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है निर्जीव वस्तु, ये एसी हो सकता है, ये बोतल हो सकती है पानी की, ठीक है, मेरी घड़ी हो सकती है, तुम लोगों का पेन हो सकता है, बैग हो सकता है, किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोरोना के टाइम क्या था, किसी भी चीज से फैल रहा था, अखबार से फैल रहा था, सब्जी से फैल रहा था, किसी चीज को नहीं छोड़ रहे थे वो, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फोमाइट्स। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन है, फोमाइट्स किससे होगा, मतलब फोमाइट्स किस में होगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा, वर्टिकल में आएगा, वापस बताओ कैसे आएगा वर्टिकल में। तो दूसरा जाना अभी आप समझा दीजिए, बाकी दूसरा जाना पिएगा तो ये पीढ़ी दर थोड़ी फैल रहा है। तो कौन सा हुआ, पीढ़ी दर नहीं फैल रहा, पीढ़ी दर नहीं फैल रहा मतलब, ये एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, यानी जो गाय है, हाँ उसका तो बच्चे हाँ, वो बाल्टी में पानी पी रही है,
वही पानी पिएगी बस। नहीं नहीं, अदर भी पिएगी तो वो वर्टिकल वर्टिकल में आएगा, दूसरी जानवर पीते हैं माटी में पानी। फोमाइट्स हमेशा आएंगे। मैं तुम्हें बताया था 99% संक्रामक बीमारी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से फैलेगी। बछड़ा जो होता है ना, बछड़ा हमेशा सबसे पहले क्या होता है, दूध पीता है गाय का, ठीक है। तो अगर उसको कोई बीमारी होनी होगी वहीं से हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आजकल के लोग इतने जागरूक हो गए हैं, मतलब जो मैं देखा हूँ बता रहा हूँ, अपने एरिया का नहीं पता, कि मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर बीमार पशु है ना तो उसको अलग रखा जाता है, उसकी बाल्टी भी अलग रख दी जाती है, उसकी हर चीज अलग रख जाती है, ठीक है। तो बाय चांस अगर वो चीज यूज हो रही है, अपन को बीमारी का नहीं पता है, तब होता है ये। तो फोमाइट्स हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में आएगा। तुम्हें बस ये याद रखना है कि जो वो है ना, किसी अगर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जनरली उसमें कौन सी डिजीज आएगी, जो वंशानुगत होती है। हाँ, टीबी हो सकता है, ब्रुसेला भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है, कैनाइन डिस्टेम्पर हो सकता है, कुत्ते में जो होता है, ठीक है। हाँ, पानी पीते हैं जानवर अगर, हाँ उसमें कोई बीमारी फैलेगी। हाँ, तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगा। मैं तुम लोग को एक डेफिनेशन और दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये फर्नाइट लिखा हुआ है, हमारी टीम की थोड़ी सावधानी हट जाती है मौके पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत काम करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फोमाइट होता है, जो मैं लिखा हूं ना, फोमाइट की परिभाषा, ठीक है, मैं लिखवा वही बता रहा हूँ, जरूर लिख। फोमाइट होता है कोई भी निर्जीव वस्तु जो किसी संक्रामक पदार्थ से दूषित होकर बीमारी फैला सकती है, समझ गया। मतलब किसी कोई जानवर बीमार है, ठीक है, किसी बीमार पशु से किसी स्वस्थ जानवर तक, जनरली अपन ने क्या पढ़ा है अभी, कि वो टच से फैल सकता है, हवा से फैल सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कई बार क्या भोजन से फैल जाता है, ठीक है, पानी से फैल जाता है, तो वो सब किस में आ जाएगा, फोमाइट्स में। अगर पानी की बाल्टी है, ठीक है, मैं एग्जांपल भी लिखवा दूंगा, पहले ये लिख ले, निर्जीव वस्तु जो संक्रामक पदार्थ से दूषित होकर किसी स्वस्थ जानवर में बीमारी फैला सकती है। अब एग्जांपल लिख लो, बाल्टी, चारा, जूड़ा, बहुत है, इससे समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब अपन ने पढ़ लिया संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी क्या होती है, कि किसी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही है। तो वो तीन चीजें याद रखो। सबसे पहले जो टच होके फैल सकती है, ठीक है, कांटेक्ट, किसी चमड़ी से चमड़ी कांटेक्ट हो रही है, हवा से फैल सकती है, पानी से फैल सकती है, और फोमाइट से फैल सकती है। ये चार चीजें अपन ने पढ़ ली। तो अब उसी का आगे टाइप क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अपन ने पढ़ा कांटेक्ट से फैल रही है, मतलब चमड़ी से चमड़ी टच हो रही है, तो उसे क्या बोल देते हैं, कंटेजियस। कंटेजियस मतलब संपर्क में आने से जो बीमारी फैल रही है। तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे रिंगवॉर्म, जो मैं बताया था, दाद हो गया किसी को, वो गाय भैंस में बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो किसी और दूसरे उसके टच में आएगी गाय में, तो वो फैल जाएगी। ऐसे एक होती है ORF, फिर ORV, अलग ही नमूने, ठीक है। ये होता है ORF डिजीज होती है, ORF। ये अभी अपन आगे विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें होती है बकरी और भेड़ में ORF होती है। कौन सी डिजीज होती है, विषाणु जनित होती है। होता क्या है, मुंह पे छाले हो जाते हैं, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और खाना पीना बंद कर देती है,
तो जो अपना पॉक्स वायरस होता है ना, उससे होती है बीमारी। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये इसमें भी क्या होता है, छाले होते हैं। अगर वो छाले फूटे और उससे जो निकल रहा है ना, वो अगर किसी दूसरी भेड़ को टच हो गया, मतलब ऐसे टच हो गया, कांटेक्ट में आ गया, तो वो बीमारी उसको हो जाएगी। ऐसे इसमें एक और लिख सकते हो, एफएमडी भी लिख सकते हो। ठीक है, एफएमडी में भी क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं। तो वही है, तो ये आ जाएगा कंटेजियस। तो अगर तुमसे पूछे कि सारी जो संक्रामक बीमारी होती है वो कंटेजियस होती है, तो क्या होगा, सही आएगा कि गलत आएगा? सारी संक्रामक बीमारी कंटेजियस होती है। नहीं होगा कि होगा? 1% अंदर भी होती है। तो बता, सही बोल रहा था तू, बता। आंसर सही है तुम दोनों का, बताओ क्यों, तो रीजन बताओ मुझे। डेफिनेशन में लिखा हुआ है। संक्रामक बीमारी की क्या डेफिनेशन थी, कैसे फैलती है? सबसे फैल रही है ना, टच होने से भी फैल रही है, हवा से भी फैल रही है, पानी से भी फैल रही है। तो क्या सारी संक्रामक बीमारी केवल टच होने से फैलती है क्या? नहीं फैलती। तो मैंने क्या बोला, सारी संक्रामक बीमारी कंटेजियस होती है। तो वो सही आएगा गलत आएगा? कैसे आएगा सही? गलत आएगा ना भाई। संपर्क से, कंटेजियस का मतलब क्या है, संपर्क से फैल रही है। तो सारी जो बीमारी है, सारी जो संक्रामक बीमारी है, ठीक है, वो किससे फैल रही है? और भी तो रीजन से फैल रही है ना। तो सारी बीमारियां कंटेजियस थोड़ी हो जाएगी। और वहीं अगर सिर्फ मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं, सारी कंटेजियस जो बीमारी होती है वो इन्फेक्शियस होती है, यानी कि संक्रामक होती है, तो क्या सही होगा गलत होगा? सब सही होगा, क्योंकि भाई अगर वो फैल रही है तो मतलब वो इन्फेक्शियस है, मतलब संक्रामक है, और टच से फैल रही है इसलिए वो है। तो हमेशा ये याद रखना कि संक्रामक बीमारी का ही हिस्सा क्या है, कंटेजियस। यही मैं नीचे लिखा हूं, ये एक इन्फेक्शियस का ही प्रकार है। मतलब जैसे अपने पापा हैं, मान ले कितने भाई हो तुम? एक ही हो। तुम लोग हो गए ना 2-3 भाई, 2 भाई हो ना, तो अब तुम्हारे पापा हैं, उसके 2 वो हो गए, एक तू हो गया, एक तेरे भाई हो गए, है ना। तो ऐसे ही इसमें ये हो गया, जो वो है ना कंटेंट, मतलब इन्फेक्शियस जो बीमारी है, संक्रामक जो बीमारी है, उसमें ये उसके 4 लड़के हो गए। कांटेक्ट हो गया यानी कि कंटेजियस, जो हवा से फैल रही है, जो पानी से फैल रही है, और जो फोमाइट से फैल रही है। तो कोई भी फोमाइट जनित बीमारी होगी वो संक्रामक होगी या असंक्रामक होगी? संक्रामक होगी। तो सारी फोमाइट वाली बीमारियां संक्रामक होती है। लेकिन इसी का मैं उल्टा बोल दूं कि भाई सारी, मतलब जो भी संक्रामक बीमारी होती है ना, वो फोमाइट से फैलती है। नहीं होगा ना, क्योंकि 4 तरीके और हैं फैलने के। तो वही बताया गया इसमें, ये क्वेश्चन आ चुका है इसका, कंटेजियस का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है, बस तुम इतना याद रखो, कंटेजियस यानी कि संपर्क। ठीक है, थोड़ा मतलब यार उसमें दिक्कत आएगी वोकैबुलरी में, इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया हूँ यहाँ पे। मैं भी सीख रहा हूँ, तुम लोग भी सीखो, साथ में अपन पशुधन सहायक की भर्ती निकालें। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अपन एफएमडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने पढ़ लिया संक्रामक बीमारियां पढ़ ली। अब क्या आती है, गैर संक्रामक। ये भी गलत लिखा है भाई साहब। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, गैर संक्रामक हो गई। अब इसका मतलब क्या है, एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती है। तो इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे, बताओ एग्जाम्पल। कोई भी बीमारी का बता दो, एक बीमारी का नाम बताओ। गैर संक्रामक बीमारी, सब फील्ड में सबसे ज्यादा कॉमन यही बीमारी है। इलाज ही इनका करते हैं अपन, मतलब होता उनसे है, विषाणु जीवाणु से, लेकिन वो कन्वर्ट इसमें हो जाता है। बताओ, मिल्क फीवर का नाम सुनो? किट नहीं, थनेला नहीं आएगी इसमें, बताऊंगा।
कीटोसिस का नाम सुने हो? कीटोसिस हो गया, मिल्क फीवर हो गया, ठीक है। एक वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, टिटनी होती है। होता उस वजह से है, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है, उपापचयी बीमारी होती है। उपापचयी बीमारी मतलब शरीर में कोई किसी भी चीज की कमी होती है ना, तो उस वजह से होता है, तो उनको बोलते हैं उपापचयी बीमारियां। तो वो किसी उससे तो हो नहीं रही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी ना बैक्टीरिया से हो रही है, ना वायरस से हो रही है, ना प्रोटोजोआ से हो रही है। तो उन बीमारियों को क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। तो क्या वो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है? नहीं फैल सकती, क्योंकि उसका कोई वो ही नहीं है, एजेंट ही नहीं है ना, कि भाई मैं खांस रहा हूँ। या मिल्क फीवर में क्या होता है, वो जमीन पे बैठ जाती है, दूध उसका वो बिल्कुल वो हो जाता है, तो वो फैल थोड़ी सकता है कि भाई दूसरी गाय को भी दूध नहीं मिल जाएगा, तीसरी गाय को भी वो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई भी उपापचयी बीमारी हो गई, अपन आगे पढ़ेंगे। उपापचयी बीमारी ये होती है कि शरीर में किसी भी चीज की अपने कमी हो गई, मान लो कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, या ग्लूकोज की कमी हो गई, जिससे क्या शरीर में कीटोन बॉडी बनने लगती है, तो उसको अपन उपापचयी बीमारी में लेते हैं। तो उपापचयी बीमारी किसी एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैल सकती। ऐसे ही किसी विटामिन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से होती है, या मिनरल की कमी की वजह से होती है, तो उसमें भी वो फैलने के चांस तो रहते नहीं है। तो वो बीमारियां किस में आ जाएगी, नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि गैर संक्रामक में, ठीक है। संक्रामक में अपन ने पढ़ लिया, संक्रामक में क्या क्या आता है, चार चीजें बताओ किस किस से फैलती है। हाँ हाँ, फोमाइट्स, ठीक है। और फोमाइट्स हो गया, तो कंटेजियस के एग्जांपल बता, मतलब जो संपर्क में आने से फैलती है ना बीमारी, चमड़ी से चमड़ी लगती है तब फैलती है बीमारी, उसको क्या बोलेंगे, मतलब एग्जांपल बता एक। दाद हो गया, दूसरा बता, मैं बताया था दो एग्जांपल, भेड़ बकरी वाला मत बता, एक दूसरी डिजीज और बताया था बीमारी जो बहुत फैलती है, कॉमन है, उसमें दाने टाइप हो जाते हैं, मुंह पे भी हो जाते हैं, पैर पे भी हो जाते हैं, एफएमडी, ठीक है। तो तीन एग्जांपल पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपन, अब जो मैं बताया था ना वर्टिकल ट्रांसमिशन जो बताया था, अब तुम वो पुरानी डेफिनेशन तो भूल जाओ, उसमें तुम क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारे में कंफ्यूज, मतलब पेपर में इतना डीप देगा भी नहीं, तुम बस इतना ध्यान रखो कि माँ से अगर बच्चे में फैल रही है तो वो हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके बाद वाली पीढ़ी में। वो पुराना वाला भूल जाओ, ठीक है, जो मैं बताया था कि जो माँ है, माँ के उससे वो निकला, ठीक है, संक्रामक, मतलब मान लो जीवाणु विषाणु निकले और बछड़े को हो गया, ठीक है, यानी मतलब पानी पीने से हो गया, वो आता है इसी में, वर्टिकल ट्रांसमिशन में आएगा, लेकिन थोड़ा डीप हो जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तुम बस इतना याद रखो कि अगर वंशानुगत है कि पेट में उसके बच्चा है माँ के, और उस समय उसको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वंशानुगत, और वो फैलने के तरीके को क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो सीधा जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हो गया हेरिडेटरी। तो अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या आएगा, हेरिडेटरी, यानी कि वंशानुगत डिजीज। जनरली ये जानवरों में नहीं मिलेगी अपन को, ठीक है, बहुत कम मिलती है। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है, पक्का, पूछूंगा मैं बाद में, ठीक है। अब आते हैं जिसके ऊपर अपना पूरा वो टिका है, अपन कोई पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इंसान में पहले ही बताया था स्वार्थी लोग होते हैं अपन, कोई भी चीज तब पढ़ेंगे जब अपने मतलब की होगी। तो इसलिए ये बीमारी जब अपन को पता लगा ना कि भाई जानवरों से कोई इंसानों में बीमारी फैल सकती है, तब अपन ने इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, मेडिसिन को। ये मैं तुम्हें बेस बता रहा हूँ, असली जो चीज है कि अपन पढ़ने की इच्छा क्यों आई, सब्जेक्ट क्यों बनाए अपन, क्यों बने डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर, इसीलिए बने। मान लो अब आ गए अपन इस पे, ये आ गई अपनी जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज को और क्या बोलते हैं, प्राणी रुजा, ठीक है।
ऐसी बीमारी जो पशुओं से इंसानों में फैलती है उसे क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज, यानी कि प्राणी रुजा डिजीज। ठीक है, तो अब तुम लोग ये बताओ कि पशुओं से इंसानों में फैल रही है, तो इंसानों से पशुओं में फैलने वाली बीमारी को क्या बोलेंगे? बताओ बताओ। नहीं पता? नहीं पता? मान लो तुम अभी कोचिंग आए हो, ठीक है, कहाँ रहते हो? घर से ही आ रहे हो या मतलब रूम वगैरह लियो? रूम लियो ना, तो अब वापस नहीं जाओगे? जाओगे। तो ये भी सेम है भाई, कोई बीमारी अगर पशु से इंसान में फैल रही है, ठीक है, तो बैक्टीरिया मान लो या वायरस है, जीवाणु या विषाणु मान लो, तो विषाणु यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये अपन हो गए इंसान, स्वार्थी इंसान, ठीक है, ये हो गया भाई अपना सीधा साधा पशु, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये वायरस है, ये विषाणु है, ठीक है। अब ये पशु से इंसान में गया तो वहीं जाके रुक जाएगा। तुम कोचिंग आ गए, तुम कोचिंग में रुक जाओगे क्या? वापस नहीं आएगा? आएगा। तो ये वापस आएगा तो इसको कुछ अलग नाम थोड़ी दे देंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तुम्हारा नाम मान लो, ठीक है, अब तुम यहाँ पे एलएसए की तैयारी करने आए हो, अब घर जाओगे तो किसी और चीज की तैयारी करने लग जाओगे, नहीं ना, वही तैयारी रखोगे। तो इसलिए इंसान से पशु वाली बीमारी को भी क्या बोलेंगे? जूनोटिक ही बोलते हैं। कोई भी बीमारी अगर पशु से इंसान में या इंसान से पशु में जा रही है तो उसे जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या आता है, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, ब्रूसेलोसिस होता है, ठीक है, और बताओ कौन सा? बर्ड फ्लू, बहुत बढ़िया। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स होता है इंसानों में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ, सही बता रहा है, बताना। अरे डरो मत भाई, मेरी क्लास में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो बताना है, गलत बताना है, सही बताना है, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम लोग भी सीखो, अपन साथ में मिलकर सीखें। डरना नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी पेपर देने जा रहे हो ना, निडर होकर देके आना है कि भाई लोग क्या सोचेंगे। अब मान लो अभी तो तुम मतलब कम जने हो, जैसे ही ज्यादा जने हो जाओगे तुम तो और डरने लगोगे कि भाई दूसरा बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा। तो ये डरना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। एक तो अपने पैसे मांगने में, ठीक है, पैसों के मामले में, और दूसरा पढ़ाई के मामले में, बिल्कुल अपन को किसी चीज से नहीं डरना है। वो होता है ना एकदम बेशरम कि भाई तुम्हें कोई चीज नहीं समझ आ रही, सिंपल सी सिंपल चीज हो, मान लो मैं अभी संक्रामक पढ़ाया, इतना अपन पढ़े, उसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझ आएगी, ठीक है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। उसमें ये नहीं डरना है कि सर क्या बोलेंगे, आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं फिर भी मेरे समझ नहीं आया। तो डरना नहीं है तुम्हें। जो मन में आ रहा है कि भाई सर मेरे को यही समझ नहीं आया, मेरे को सर इसका यही मतलब पता है, वो सीधा बोल दो। जैसे जैसे डर निकालोगे ना वैसे वैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और पेपर हमेशा कॉन्फिडेंस का खेल होता है। जितनी नॉलेज अपन को चाहिए पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन पेपर क्लियर हमेशा वही करेगा जो कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है। तो अब बता क्या बोल रहा था तू एंथ्रेक्स के बारे में? जानवरों से फैलता है, बिल्कुल फैलता है, सही कह रहा है। ये अपन पढ़ेंगे आगे उसमें। अरे वो हवा में किस चीज के माध्यम से फैलता है? हवा में ऐसा क्या आता है? स्पोर्स पढ़े हो तुम? जैसे अपने उसमें होता है ना प्लांट वगैरह में, पौधे, पेड़ पौधे, बीज होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया होता है ना, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऐसे ही जो सीड होते हैं ना, बीज जो होते हैं, बीज जैसे ही स्पोर्स बनाते हैं, उनको अपन स्पोर्स बोलते हैं। तो जैसे ही कोई पशु मरता है ना, तो चारों तरफ उसके क्या आता है, कोई एंथ्रेक्स से मर रहा है तो एंथ्रेक्स से जैसे ही मरेगा उसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, ये हवा में फैल जाएंगे स्पोर्स जो होते हैं। और जैसे ही तुमने उसको इनहेल किया, तो इसलिए इसको हमेशा, कभी भी फील्ड में जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हमेशा पोस्टमार्टम नहीं करते हैं कभी। और जैसे ये हुआ, तुम्हें पता लगा कि भाई एंथ्रेक्स हुआ है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना है, ठीक है, कि सर हमारे एरिया में एंथ्रेक्स हो गया है। तो गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट काम करेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है।
ऐसे ही ब्रूसेला का है। ब्रूसेला अगर तुम्हारे एरिया में हो गया तो तुम्हें गवर्नमेंट को बता देना है। बर्ड फ्लू तुम्हारे एरिया में हो गया, गवर्नमेंट को बता देना है। एंथ्रेक्स तुम्हारे एरिया में हो गया, गवर्नमेंट को बता देना है। इलाज नहीं करना है कभी भी, इलाज करोगे तो फंस जाओगे तुम सीधा। इसमें तो सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ब्रूसेला भाई। बर्ड फ्लू और एंथ्रेक्स से तो क्या होगा, तुम खत्म हो जाओगे, तकलीफ में नहीं आओगे, है ना, तुम्हारी सीधा डेथ हो जाएगी। ब्रूसेला से क्या होगा, अपनी प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है, तुम अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। जिंदा तो रहोगे लेकिन कभी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, तो वो सबसे दुखद बात है। ठीक है, तो इसलिए सबसे खतरनाक बीमारी है ब्रूसेला। ठीक है, इसलिए फील्ड में सबसे ज्यादा टीकाकरण भी इसी का होता है। ठीक है, और इसमें खास ध्यान क्या रखना होता है, ब्रूसेला में कोई भी टीकाकरण करने जाता है ना तो पीपीई किट पहन के जाते हैं। जो कोरोना के टाइम नहीं पहनते थे वो पहन के जाना होता है। नहीं तो क्या होता है, ये क्योंकि इसका जो टीका होता है ना वो क्या होता है, जीवित उससे बनाया जाता है, जीवित जीवाणु से। वो अगर गलती से तुम्हारे शरीर में चला गया, और उसकी एक खास बात क्या होती है, जैसे तुम्हारी चमड़ी है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली क्या करता है, कोई भी कट लगा हुआ होता है ना, वहां से बैक्टीरिया अंदर जाता है। लेकिन ब्रूसेला एकमात्र ऐसा जीवाणु है जो सीधी चमड़ी में भी चला जाएगा। कोई कट नहीं लग रहा ना, वो फिर भी अंदर एंट्री ले लेगा, और एक बार एंट्री ले ली, इसलिए हमेशा पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे। जब एआई करते हैं ना अपन, मलाशय द्वार का पकड़ के सर्विक्स को पकड़ते हैं, तो हमेशा स्लीव्स पहन के करना चाहिए। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस हाथ से कर रहे हो ना उसमें कट वगैरह ना हो, क्योंकि गलती से भी अगर ब्रूसेला हुआ तो खेल खत्म है अपना, आगे अपनी प्रजनन शक्ति खत्म। ठीक है, ठीक है ब्रो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार? पक्का? पुराने जमाने में ऐसा होता था यार कि एआई करते थे अपन, ठीक है, अपन ने एआई कर दिया, उस समय अपन को आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था ब्रूसेला का। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते थे, प्रजनन शक्ति का मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि तुमने वो कर लिया, मान लो क्या बोलते हैं, और पहली बात तो पुराने जमाने में एआई होता है, किस हिसाब से बोल रहा है तू? ऐसा नहीं था, ग्लव्स वगैरह तो शुरू से चल रहे हैं, स्लीव्स जो थी ना वो तो चलती ही थी। पहले क्या करते थे लोग कि सांड वगैरह को चढ़ाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अभी भी तुम जैसे गांव वगैरह में जाओगे ना तो एआई के लिए बहुत रेजिस्टेंट है, वो बीज वगैरह कभी नहीं डलवाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई गाय को दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि सांड को ही चढ़वाएं उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही और दूसरा ऐसे भी कर सकता है कि भाई पुराने जमाने में बहुत बीमारियां फैली होगी, ठीक है, तो कई लोग ऐसे थे ऑलरेडी जो रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं उससे, कोई भी बीमारी को। कई लोग जैसे अपन, तुम नहीं पढ़े थे कि पहले के जमाने में सांप से कटवाते थे तो पॉइजन धीरे धीरे अपने शरीर में इकट्ठा होता था, जो जहर होता था, और फिर विषकन्या बन जाती थी जिसको सांप के काटने से फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे ही पुराने जमाने में ये हो सकता है, मतलब ये साइंस प्रूव कर चुकी है, अगर थोड़े थोड़े लेवल पे ये बैक्टीरिया जो है ना ये अपने शरीर में जाए तो अपन इससे क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। टीकाकरण का प्रिंसिपल ही यही है कि वो क्या कर रहा है, थोड़े से लेवल पे अपने खून में वो डाल रहा है ये जीवाणु को, और जैसे जीवाणु जाता है अपने बॉडी में रिएक्शन होते हैं तो अपन धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो कभी असली वाला ब्रूसेला आएगा अपने पास पूरी ताकत के साथ तो अपन उससे लड़ लेंगे। और खाते पीते भी अच्छा थे यार वो लोग यही तो दिक्कत है। तो प्राणी रुजा बीमारी अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब एक चीज और होती है जो मैं तुम्हें शुरू में भी बताया था, एक होती है उसके आधार पे, मतलब समय अवधि के आधार पे। एक क्लासिफिकेशन होता है समय अवधि के आधार पे, ये लिख लो तुम यार, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसमें होते तो चार हैं, ठीक है। एक होता है पर एक्यूट, एक होता है एक्यूट, तीसरा होता है सब एक्यूट, चौथा होता है क्रॉनिक।
ठीक है, तो अब लिखो पहले पर एक्यूट लिख लो। याद कौन सा रखना है तुम्हें, पहला वाला और चौथा वाला, ठीक है। पर एक्यूट, 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 सब एक्यूट, सब एक्यूट हो गया, और हो गया क्रॉनिक। अब ये चारों तुम्हें इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। पर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो पर एक्यूट ये होता है कि भाई जो अपना जानवर है ना, पर एक्यूट मतलब ये समझ लो डेथ हो गई उसकी, ठीक है। जैसी बीमारी हुई खत्म हो जाएगा, जैसे एचएस में होता है, गलघोटू जो बीमारी होती है ना, वो तुम्हारे पास लेके आएगा, ठीक है, ओनर, कि भाई सर इसको कल रात को ही हुआ, और जैसे ही तुम्हारे पास आएगा इतने में खत्म हो जाएगा जानवर। जनरली भैंस में पाया जाता है एचएस जो होता है। तो पर एक्यूट में मान लो जो अपने लक्षण दिखते हैं ना बीमारी के, वो दिखने का समय ही नहीं मिलता उसको, तुरंत खत्म हो जाती है। एंथ्रेक्स बीमारी होती है, एंथ्रेक्स में लक्षण नहीं दिखते, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाती है, तो वो पर एक्यूट हो गई। तो उसमें क्या होती है, हमेशा मृत्यु हो जाती है। और जैसे ये इसी सीक्वेंस में याद रखना ना, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, एक तो बीमारी की अवधि बढ़ जाएगी, ठीक है, सीमा अवधि बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जो लक्षण आना दिखेंगे ना, वो अपन को जैसे जैसे बढ़ेंगे लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लक्षणों की अवधि बढ़ने लग जाएगी। मान लो किसी को जैसे पर एक्यूट है, ठीक है, इसमें मृत्यु हो गई, लक्षण नहीं दिखे, जैसे एक्यूट आएगा उसमें और लक्षण दिखेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अपन ज्यादा टाइम मिलेगा ना, उनको लक्षण ज्यादा दिखने लगेंगे अपन को। तो वही है, उसी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो अब एक्यूट हो गया, उसमें क्या होगी, मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। जनरली कितने दिन की होती है, 2 से 10 दिन की होती है। ये कोई समय नहीं पूछेगा तुमसे, मैं केवल एक वो बता रहा हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। तुम्हें बस ये पहला और आखिरी याद रखना है। पहले वाले में क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है, क्लिनिकल साइन नहीं दिखेंगे, लक्षण नहीं दिखेंगे। लास्ट वाले में क्या होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगी और लक्षण तुम्हें कंटिन्यूअस दिखेंगे, ठीक है, और वो ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं हो रही तभी तो बढ़ रही है वो बीमारी, है ना। और अब जैसे सब एक्यूट है, सब एक्यूट में भी तुम्हें लक्षण दिखेंगे, ठीक है, लेकिन और दिन अवधि बढ़ जाएगी उसकी। तो क्या हो जाएगा, 15 से 20 दिन। ये केवल मैं उसके लिए बता रहा हूँ, टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से। ये याद नहीं करना है अपन को, याद क्या करना है, लंबे समय तक चलेगी, ठीक है, और 2 चीजें जो मैंने बताई, समय अवधि बढ़ेगी और लक्षण ज्यादा दिखने लगेंगे जैसे जैसे नीचे आओगे, लंबे समय तक। ठीक है, लिख लिया तीनों ने। ये अभी बेसिक चीजें हैं, ये तुम ना, जैसे एक तो टाइम ये डिसाइड रखना, जैसे तुम लोग अभी क्लास होगी ना तुम्हारी, तो कितने घंटे चलेगी यहाँ पे, कम से कम 4 घंटे ना, 4 से 5 घंटे मान लो, ठीक है। तो 5 घंटे तुम यहाँ पढ़ लिए। अब जैसे ही घर जाओगे ना, मतलब रूम जाओगे, तो कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना है तुम्हें, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़ोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमेशा कम से कम जैसे 5 घंटे यहाँ पढ़े, कोशिश ये करनी है जो आज पढ़े हो ना, आज के यार रिवाइज कर लो। अब वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे तो तुम 1 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है। और कोई सी भी किताब खरीद लेना, सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, ये नहीं करना है कि भाई इसने तो ये किताब खरीद रखी है तो मैं भी यही खरीदूंगा। जो तुम्हें अच्छी लगे, वो मार्केट में बहुत सारी आती है, पशु आरोग्यम आती है, आरबीडी की आती है, लक्ष्य की आती है, बहुत सारी किताबें हैं। कोई सी भी एक किताब खरीद लेना, ठीक है। एक किताब खरीद के उसको पूरी पढ़नी है, ठीक है। भले ही उसको 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, उसके अलावा कोई किताब नहीं लेनी है,
यहाँ से जो नोट्स मिल रहे हैं वो लेने हैं, यहाँ से जो पीपीटी मिल रही है वो पढ़नी है, उसके अलावा कहीं से पेपर नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं ना, वो नोट्स बेसिक है, अपना जो पेपर का पैटर्न आता है वो बेसिक आता है। इस बार थोड़ा ज्यादा आने की संभावना है, तो वो तुम्हें उसके हिसाब से ही नोट्स दिए जा रहे हैं, और बचा हुआ जो है वो किताब में कवर हो जाएगा अपने, ठीक है। वो 2 चीजें तुम पढ़ लोगे, इनफ है, और बाकी फिर घूमो। 8 घंटे पढ़ लिए दिन का, उसके बाद 16 घंटे बचते हैं। 8 घंटे मान लो सो रहे हो, 8 घंटे क्या करोगे? घूमो भाई, जयपुर आए हो, जयपुर में इतनी जगह है घूमने की, मस्त। यहाँ पे पास में इतने पार्क खुले हुए हैं, सिटी पार्क है, सिटी पार्क घूम के आ जाओ। फाउंटेन चलते हैं, फाउंटेन घूमो, आमेर का किला घूमे आओ, जल महल घूमे आओ, बहुत जगह। क्या ठीक है। तो अब आ गया अपने, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि अपन मेडिसिन की डेफिनेशन के अनुसार 5 चीजें पढ़ेंगे, उनके नेचर, उनके लक्षण, निदान, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है। अब आते हैं बीमारी के प्रकार। अपन ने पढ़े नेचर में, नेचर में क्या आएगा? फैलाव के आधार पर एंजूटिक, जो छोटे क्षेत्र में होता है, एपिजूटिक और पेंजूटिक, सबसे पूरे विश्व में फैल रही है। फिर उसके बाद आते हैं संक्रामकता के आधार पर, उसमें क्या आ जाएगा? संक्रमक आ जाएगा, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही है। ठीक है। अब आता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है, कोई भी संक्रामक बीमारी होगी वो 99% किससे फैलेगी? हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो अब उसमें कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं फैलने के, कॉन्टेक्ट, एयर, वाटर, और ये चौथा कौन सा है? फोमाइट। ये मत पढ़ना, गलत लिखा हुआ है, मैं जो तुम्हें कॉपी में लिखवाया हूँ वो याद रखना, ठीक है। फोमाइट से फैलती है। तो अपन ने पढ़ लिया संक्रामक बीमारी हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से फैलेगी। अब मैंने बताया कंटेजियस, कंटेजियस यानी संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है। सभी संक्रामक बीमारी कंटेजियस होती है क्या? सारी कंटेजियस बीमारी संक्रामक होती है क्या? सारी होती है ना। संपर्क में आने वाली बीमारी, चमड़ी से चमड़ी पे जो लग रहा है वो सारी वो है, इन्फेक्शियस है, संक्रामक बीमारी है। उसके बाद आ गए अपन नॉन इन्फेक्शियस पे आ गए। नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है? एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती है। उसमें क्या आ जाएगा? उपापचयी बीमारी आ जाएगी, मेटाबॉलिक डिजीज, मिल्क फीवर, कीटोसिस। फिर जो मैं बताया था वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है, माँ से बच्चे में फैल रही है या पिता से बच्चे में जो फैल रही है उसे क्या बोलेंगे? वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से बच्चों में फैल रही है। उसके बाद क्या होता है? जूनोटिक डिजीज, प्राणी रुजा बीमारियां जो होती है, जो बीमार पशु से इंसान में, बीमार इंसान से पशु में, दोनों में फैल सकती है। दोनों को क्या बोलेंगे? जूनोटिक, यानी कि प्राणी रुजा बीमारी। अब इतना हो गया। फिर उसके बाद अपन वो पढ़े थे समय अवधि के आधार पर। समय अवधि के आधार पर अपन को याद रखना है, पहले आएगा पर एक्यूट, फिर आएगा एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे क्लिनिकल साइन क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे? बढ़ेंगे, और बीमारी की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पर एक्यूट में क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। और क्रॉनिक में क्या होगा? बहुत लंबे समय तक चलेगी। अब आ जाएगा अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या होता है? निदान करना, यानी कि डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हाँ सर, नहीं सर, मैं थोड़ा लेट आया था सर। तो कोई भी बीमारी होती है उसका डायग्नोसिस में क्या होता है? निदान करना। तो कोई भी पशु आया तुम्हारे पास, मान लो कोई पशुपालक तुम्हारे पास लेके आया, तो तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले डायरेक्ट उसका इलाज करना शुरू कर दोगे? पूछेंगे, क्या पूछोगे? कि भाई कैसे बीमारी हुई इसको, क्या क्या दिक्कत आई। और मान लो उसने कोई हिस्ट्री बताई, ठीक है, मतलब कोई इतिहास बताया कि सर ऐसे ऐसे है, उसको बुखार हुआ था, ये हुआ था, और तुमने कुछ लक्षण देखे कि भाई खाना पीना नहीं खा रहा है, तो तुमने एक शुरुआती डायग्नोसिस कर दिया, शुरुआती निदान कर दिया कि सर मेरे को ये बीमारी लग रही है, ठीक है, तो वो मैं इसका इलाज करूंगा, इस बीमारी को मान लिया। तो उस जो अपन ने शुरुआती निदान किया उसको क्या बोल रहे हैं अपन? टेंटेटिव डायग्नोसिस, शुरुआती निदान। यानी कि मतलब अपन श्योर नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि भाई इसको यही बीमारी हुई है। अपन ने क्या किया? उसके इतिहास लिया, हिस्ट्री ली, और उसके लक्षण देखे। उन दोनों के बेसिस पे जो अपन ने शुरुआती निदान किया उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो शुरुआती निदान ही बोलेंगे,
और इंग्लिश में बोलेंगे टेंटेटिव डायग्नोसिस। टेंटेटिव मतलब होता है कि घबराया हुआ सा, कंफर्म नहीं है वो, ठीक है, कंफर्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, टेंटेटिव या शुरुआती, प्रिलिमिनरी, इसका भी मतलब शुरुआती है। और क्लिनिकल इसलिए बोला क्योंकि लक्षणों के आधार पे करा है, क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे किया है इसलिए क्लिनिकल, ठीक है। और प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती। तुम बस इतना ध्यान रखो, शुरुआती निदान से ध्यान रखो तुम, ठीक है। और एक ये वाली लाइन याद कर लेना, टेंटेटिव। जो ये है ना, ये शब्द याद रखो बस, टेंटेटिव, ठीक है। शुरुआती निदान होता है, लक्षणों के आधार पे होता है, लिखा हुआ है इसमें, लक्षणों मरीज की स्थिति के आधार पर, जो स्थिति है उसकी कि भाई मरीज खाना पीना खा रहा है नहीं खा रहा, उसको बुखार है या नहीं है, बाथरूम अच्छे से कर रहा है, पेशाब अच्छे से कर रहा है, गोबर कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, बुखार है, तो उसके आधार पे जो किया। और ये नीचे लिखा हुआ भी है, बिना किसी जांच या टेस्ट के, ठीक है। शुरुआती निदान है, इसलिए शुरुआती निदान है, कंफर्म नहीं है, कोई अपन ने जांच नहीं कराई कि भाई यही हुआ है, इसको बेबेसिया ही हुआ है या इसको बैक्टीरिया से डिजीज हुई है। अपन बस शुरुआती उसके लक्षण देखे, पशुपालक से वो लिए, इतिहास लिए, और उसका अपन ने निदान कर दिया कि भाई ये बीमारी हो सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे, हो सकती है नहीं, हो सकती है, तो वो टेंटेटिव हो गया, शुरुआती निदान। अब एक बीमारी होगी, अपन ने शुरुआती निदान कर दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, कंफर्मेटरी कर देंगे। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, ये इसको क्या बोलेंगे, अंतिम निदान। ये किसके बेसिस पे होगा, जांच रिपोर्ट के आधार पर, ये बीमारी इसको है। कोई पशुपालक आया, उसने बोला कि इसको 105 डिग्री बुखार है। अब तुम लोग क्या करोगे, उसको जनरली क्या होता है, 105 डिग्री बुखार होता है प्रोटोजोआ बीमारी पे, जो बेबेसिया होता है, थैलेरिया होता है, तो अपन क्या करेंगे, खून की जांच लिख देंगे उसको। तो अपन ने बोला कि इसको बेबेसिया हो सकता है, तो वो हो गया शुरुआती निदान, लक्षण देख के। अब फिर अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट के लिए भेज दिए, खून इकट्ठा किया, जांच के लिए भेज दिए, जांच में आ गया वो पॉजिटिव कि बेबेसिया हुआ है इसको, तो क्या हो जाएगा वो अंतिम निदान। और अंतिम निदान क्यों माना गया उसको, जांच के आधार पर, तो उसका बेसिस यही है कि तुमने अगर जांच कराई और कंफर्म किया है तो वो क्या हो जाएगा, अंतिम निदान, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। और वहीं अगर तुमने जांच नहीं कराई है, केवल लक्षणों के आधार पे किया है, तो वो क्या हो जाएगा, टेंटेटिव, यानी शुरुआती निदान। तुम लोग ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज होती है प्रोग्नोसिस, ठीक है, वो तब काम आती है कि भाई साहब तुम्हारे पास पशुपालक आया, पशुपालक आके ये बोल रहा है कि सर क्या ये जानवर ठीक हो जाएगा क्या, ठीक है। अब तुम लोग उसको क्या बोलोगे, होगा कि नहीं होगा, हर बार ये नहीं बोलना है, ये सबसे खतरनाक लाइन है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे ही मत से आएगा। फिर मान लो बाई चांस अगर कुछ हो गया ना उसके जानवर को, हाँ नहीं, हमेशा ये बोलना है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक करना ना करना ऊपर वाले के हाथ में। तो वो तो अपन कोशिश ही कर रहे हैं ना भाई। अपन जैसे पार्वो के केस आते हैं हमारे पास, डॉग में एक बीमारी होती है पार्वो वायरस, उल्टी दस्त हो जाते हैं उसको, तो उसमें अपन बॉटल वगैरह लगाते हैं, तो कई डॉग खत्म भी हो जाते हैं कुत्ते, कई लोग बच भी जाते हैं। तो इसमें अपन थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ये बचेगा नहीं बचेगा, अपन कर रहे हैं कोशिश, और ठीक करना ना करना किसके हाथ में, ऊपर वाले ही बचाएगा, अपन केवल एक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई तुमसे पूछ रहा है कि सर मेरे कुत्ते को पार्वो हो गया है, मेरी भैंस को बेबेसिया हो गया है, तो क्या ये बचेगा नहीं बचेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी। ये जो मैं तुम्हें बताया प्रैक्टिकल ज्ञान बताया हूँ कि हमेशा ओनर को यही बोलना है कि हम कोशिश करेंगे, ठीक है, बचाना ना बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जो मतलब अपने जो नॉलेज में रखना है वो ये चीज होती है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें एक तो होता है एक्सीडेंट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस, ठीक है, ये वाला याद रखो, PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस करना यानी कि बीमारी के बारे में पूर्व अनुमान लगाना कि उसका अंत कब तक हो सकता है, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो ठीक होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अपन को पता होना चाहिए कि ये ठीक हो सकता है नहीं हो सकता, ओनर को हमेशा ये बताना है भगवान ठीक करें, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, यानी कि अच्छा है कि वो जानवर अच्छा हो सकता है। दूसरा होता है ग्रेव, ग्रेव मतलब हिंदी में होता है
जो वो होती है ना, कब्र होती है, उसे बोलते हैं। यानी कि बहुत बुरा वो है, ठीक नहीं होगा, वो डेथ ही होगी उसकी। जैसे कोई जानवर तुम्हारे पास आता है, मान लो उसे क्या बोलते हैं उसको, रेबीज से हो गया, और रेबीज का कोई इलाज नहीं है, वो एंड में खत्म ही होगा, तो तुम्हें पता है, तो उसका प्रोग्नोसिस क्या बताओगे तुम? बहुत बुरा है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेव प्रोग्नोसिस। और वहीं अगर बहुत अच्छा है कि मान लो कोई एसिडोसिस का केस आ गया, ठीक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो खिला देते हैं, दाना ज्यादा खिला देते हैं गाय को, ठीक है, या बहुत सारा चावल खा लेती है गाय, किसी शादी में गई, बहुत सारा दलिया खा लिया, ठीक है, गुड़ खा लिया, तो उससे क्या होता है, पेट फूल जाता है, उनके आफरा वगैरह आ जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है, तो उसको तो अपन आसानी से ठीक कर सकते हैं, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है, यानी कि अच्छा प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में अपन को 2 चीजें याद रखनी है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान। और क्या 2 चीजें होती है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस अच्छा, ग्रेव प्रोग्नोसिस बहुत बुरा, ठीक है। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस में, अपन ने पढ़ लिया डायग्नोसिस 3 तरीके के बताया हूं मैं। एक तो टेंटेटिव डायग्नोसिस, उसी को प्रिलिमिनरी बोलते हैं, क्लिनिकल बोलते हैं, केवल लक्षणों के आधार पे बोलते हैं और मरीज की स्थिति के आधार पे बोलते हैं। शुरुआती निदान होता है, बिना किसी जांच के होता है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, अंतिम निदान होता है, जांच के आधार पे होता है। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। एक्सीलेंट होगा तो अच्छा, ग्रेव हुआ तो बहुत बुरा। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट, अब अपन ने डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोसिस के बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट एक तो होता है सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक मतलब कि लक्षणों के आधार पर, उसको बुखार है, तुमने बुखार की दवाई दे दी, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट अपन कब करेंगे, जब अपन को ये नहीं पता कि भाई वो बैक्टीरिया से हुआ है, वायरस से हुआ है, किस चीज से हुआ है। ये ट्रीटमेंट अपन तब करते हैं जब अपन टेंटेटिव डायग्नोसिस कर रहे हैं, शुरुआती निदान कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो किसी को बीमारी है, तो अपन जांच रिपोर्ट का तो वेट नहीं करेंगे, जांच में तो कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, तो 2 दिन तक तो अपन वेट नहीं करेंगे कि भाई इलाज करना है नहीं करना, जब तक तो वो खत्म हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे पहले। उस ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे, सिम्टोमेटिक, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे याद रख लो, जब शुरुआती निदान करोगे तो कौन सा ट्रीटमेंट करोगे, हाँ, टेंटेटिव निदान होगा तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट करोगे, सिम्टोमेटिक, यानी लक्षणों के आधार पर। तो इसमें लिख भी लो, ठीक है, लक्षणों के आधार पर। लक्षण हो गया, और इधर मैं लिख दिया टीडी लिख दिया, ठीक है। टीडी मतलब टेंटेटिव डायग्नोसिस, लिख मत दे तो मिल जाएगी, बस इतना याद रखना, मैं तो इसलिए लिखा हूं तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। लक्षणों यानी टेंटेटिव डायग्नोसिस के बेसिस। अब आ जाता है ये देख, ये शब्द का वैसे कोई मतलब नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ये है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कब करोगे बता दो। एक अपन ने लक्षणों के आधार पे कर दिया, 2 तरह के डायग्नोसिस पढ़े, जांच से पहले शुरुआती, जांच के बाद कंफर्म, अंतिम निदान जो होता है। तो ये जो पहला वाला किया वो अपन ने कब किया, शुरुआती निदान के समय लक्षणों के आधार पर, उसे बोल दिया सिम्टोमेटिक। वहीं अब दूसरा हो जाएगा स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कब होगा, जांच के बाद, जब अपन को पता लग गया अपन को कि भाई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो अब एंटीबैक्टीरियल लगा देंगे, एंटीबायोटिक लगा देंगे उसको, तो उससे इलाज हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अपन को ये पता लग गया कि मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से, तो अपन क्या कर देंगे, बोतल लगा देंगे उसको कैल्शियम की। तो ये स्पेसिफिक कब होता है, जब अपने पास अंतिम निदान आ जाए। अंतिम निदान के समय कौन सा इलाज होगा, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट इलाज, ठीक है। अंतिम निदान के समय करते हैं ये। अब आता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि मान लो किसी उसको हो गया एसिडोसिस हो गया, तो एसिडोसिस क्या होता है, जो अपने खून होता है ना, खून में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो गई 2 या 3 पीएच हो गई। तो अब तुम लोग क्या करोगे, उस पीएच को सही कर दोगे, ठीक है। किसी भी चीज से कर रहे हो, मान लो अपन क्या करते हैं, जनरली बोतल चढ़ा देते हैं उसको आरएल की,
RL चढ़ा देते हैं या सोडा बाइकार्ब चढ़ा देते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो वो बोतल अपन ने चढ़ा दी, उसे एसिडोसिस सही हो गया, लेकिन वो 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, उसको दस्त हो रही थी, तो उसका भी इलाज अपन को करना पड़ेगा ना। तो एक तो हो गया स्पेसिफिक इलाज। स्पेसिफिक इलाज किसी विशेष लक्षण या बीमारी के लिए होता है, ठीक है, बीमारी की जड़ को ठीक किया जाता है उसमें। यानी अगर एसिडोसिस है तो अपन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बॉटल चढ़ा के उसकी पीएच को सही कर देंगे। लेकिन वो जितने दिन से खाना नहीं खा रही है, ठीक है, वो भी ठीक करना है, दस्त हो रही है वो भी ठीक करना है, तो वो किस में आएगा? सपोर्टिव ट्रीटमेंट में। सपोर्टिव मतलब अपन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्टिव में ऐसा हो जाएगा कि मान लो ये सपोर्टिव हो गया ना, सपोर्टिव ये हो गया कि अपन उसके खाने पीने का इलाज, जो लक्षण है ना, जो प्रमुख लक्षण है उसको तो अपन ने स्पेसिफिक से ठीक कर दिया, लेकिन कोई भी बीमारी होती है खाना पीना बंद हो जाता है, ठीक है, या उसको दस्त हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो उसके लिए जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे सबसे पहले 80% केस जो होता है ना जानवरों के, उसमें अगर तुम सिर्फ बॉटल चढ़ा दोगे ना 80% केस ठीक हो जाते हैं। तो बॉटल किस में आता है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट में। तो इसमें तुम 3 चीजें याद रखो, एक तो फ्लूइड यानी कि बॉटल जो चढ़ाते हैं अपन, एक जो अपन वो लगाते हैं ताकत का इंजेक्शन मल्टीविटामिन का, बी कॉम्प्लेक्स, फील्ड में तुम सुने होगे बेलामाइल लगाते हैं, ट्राइबीवेट लगाते हैं, न्यूरोक्सिन लगाते हैं, तो वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, विटामिन और मिनरल का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और तीसरा उसमें कई बार अपन क्या करते हैं, वो जो होता है ना, जैसे भूख बढ़ाने के लिए तुम वो दोगे, मीठा सोडा देते हैं, काला नमक देते हैं, एक रूचामैक्स पाउडर आता है, बायो बूस्ट आता है, इकोटास आता है। तो ये सब अपन क्या करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, कि भाई वो खाना पीना शुरू कर दे और उसमें जो पानी की कमी हुई है ना वो सही हो जाए। तो अब तुम्हें बस बेसिक चीजें इतनी याद रखनी है। वैसे तो ट्रीटमेंट में दुनिया भर की चीजें बता रखी है, तुम अगर सिर्फ ये 3 चीजें याद रखोगे ना, एक तो तुम्हारी फील्ड पूरी साफ कर दोगे तुम, कोई बीमारी नहीं रहेगी वहां पे, और दूसरा पेपर में इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। एक ट्रीटमेंट और होता है, बता दे, ये 3 चीजें याद रखनी है, आगे का भी बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो मैं बताया था वो प्रिवेंशन में आता है, ठीक है, ठीक है सर, लास्ट नहीं सर, बस ये लास्ट, हाँ बस ये लास्ट, ये देखो प्रिवेंटिव है, ठीक है। प्रिवेंटिव ये मतलब इसमें नहीं आता है ट्रीटमेंट में, लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है, टीकाकरण होता है, बस इतना याद रखना। ये बचाव के लिए होता है, ये मैं अलग से प्रिवेंशन में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और ये जो है पेलिएटिव क्या होता है, कि मान लो किसी को रेबीज हो गया, अब रेबीज में क्या होती है, गाय पागल हो जाती है, किसी दीवार से टक्कर दे रही है, ठीक है, आंखें लाल हो रही है उसकी, कोई भी ओनर आ रहा है, उसका जो मालिक भी होता है ना उसको भी मारने लग जाती है, तो अपन क्या करेंगे, उसको, उसकी मौत निश्चित है, लेकिन कई बार ओनर अपन को क्या बोलता है कि सर दया कर लो इस पे, थोड़ा जब तक चलेगी तब तक हम करवाएंगे इलाज। ऐसे कैनाइन डिस्टेम्पर होता है, उसमें भी मौत निश्चित है, ठीक है, लेकिन ओनर बोलता है कि सर इसका इलाज कर दो, जब तक चलेगा हम चलाएंगे। तो अपन क्या करते हैं उसमें, ये वाला इलाज करते हैं। जब रोगी की मौत निश्चित हो तब उसकी उम्र बढ़ाने के लिए किया जाने वाला इलाज, ठीक है। अपन को पता है ठीक नहीं हो सकता, अपन ओनर को बता भी दिए कि सर ये नहीं होगा, लेकिन ओनर अपन को सामने से बोल रहा है कि सर आप फिर भी कर दो, मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूं, तो अपन ये इलाज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैलिएटिव, ठीक है। ये मैं तुम्हें दे दूंगा पीपीटी, और आज के लिए बस इतना ही है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया बीमारी का, उनके लक्षण, अपन अलग अलग बीमारियां पढ़ेंगे ना तो मैं उसमें बताऊंगा सारा। निदान पढ़ लिया कितने प्रकार के होते हैं, ट्रीटमेंट उपचार कितने प्रकार के होते हैं, प्रिवेंशन में मेन चीज क्या याद रखनी है, टीकाकरण, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। नेचर में पढ़ ही लिए हैं अपन, एक बार वो बता देता हूँ, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस पढ़ लिया अपन ने, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान। ट्रीटमेंट हो गया सिम्टोमेटिक, हाँ ये रहा। टेंटेटिव डायग्नोसिस मतलब शुरुआती निदान, लक्षणों के आधार पर, मरीज की स्थिति के आधार पर, बिना किसी जांच या टेस्ट के। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है अंतिम निदान, जांच के बाद। प्रोग्नोसिस पता ही लग गया, भविष्यवाणी कर दी कि भाई जिंदा रहेगा या खत्म होगा, तो एक्सीलेंट रहेगा मतलब जिंदा रहेगा, ग्रेव रहेगा मतलब खत्म होने वाला है।
अब ट्रीटमेंट में आ गया सिम्टोमेटिक, यानी कि शुरुआती निदान अपन ने कर लिया, उसके बाद ये इलाज करेंगे केवल लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर बुखार है, बुखार का इंजेक्शन, खाना नहीं खा रहा उसका इंजेक्शन। ठीक है, ऐसे ही स्पेसिफिक होता है किसी विशिष्ट बीमारी या लक्षण के लिए। अपन को पता लग गया जीवाणु से हो रहा है, एंटीबैक्टीरियल लगा देंगे, एंटीबायोटिक लगा दी। अपन को पता लग गया कि एसिडोसिस है, तो उसके लिए बोतल लगा देंगे आरएल या सोडा बाइकार्बोनेट की। ऐसे ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि अपन ने उसके साथ में जो ताकत के लिए दिया जाता है ना, कि भाई अब इस खाना पीना नहीं खा रहा है ये, तो खाना पीना नहीं खा रहा है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि बोतल वगैरह चढ़ाएंगे उसको, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, या डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो गई तो एनएस की चढ़ा देंगे। ठीक है, और ऐसे ही बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा देंगे, कोई चूर्ण खिला देंगे उसको। और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोल लो या प्रिवेंशन बोल लो, टीकाकरण करना है बस। और पैलिएटिव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली नहीं आएगा लेकिन फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, कि अपने पास कोई जानवर आया, वो बोल रहा है कि सर ये तो अपन ने बताया खत्म होने वाला है, तो बोलेगा कि सर आप तो इलाज कर दो, मैं पैसे वैसे देने को तैयार हूँ, तो तुम्हें ये इलाज करना है उसका, कि जब रोगी की मौत निश्चित हो तब उसकी उम्र बढ़ाने के लिए किए जाने वाला इलाज। जनरली जो अपन प्रिफर करते हैं, अपने एथिक्स ये होने चाहिए कि अगर कोई जानवर खत्म होने वाला है, ठीक है, तो अपन को ओनर को पहले ही बता देना है, पशुपालक जो होता है ना, क्योंकि होता क्या है कि कई बार कई गरीब लोग लेके आते हैं, ठीक है भाई, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को, और तुम लोग ओनर मतलब डॉक्टर, कई लोग क्या करते हैं कि भाई डॉक्टर हो गए या पशुधन सहायक क्या करते हैं फील्ड में कि आप तो लेके आओ, मैं जाऊंगा बोतल लगाऊंगा 2000 रुपये लेके आ जाऊंगा। 4 दिन गए, उसके 10,000 रुपये चले गए, उसके बाद वो बोल देता है ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो क्या, एक तो उसने इतने मुश्किल से पैसे खर्च किए, उसके बाद अब तुम बोल दिए कि सर ये ठीक नहीं होगी, पहले ही दिन बता देते उसको, है ना। तो अपन को यही करना है, अगर तुमसे ठीक हो सकती है तो तुम चाहे उससे कितने ही पैसे लो, ठीक है, और अगर पैसे देने वाला वो अमीर आदमी हो तो उससे कितने ही पैसे लो तुम। और वहीं दूसरा, अगर वो पैसे देने के उसमें नहीं है और फिर भी तुम उससे पैसे ले रहे हो ना, तो तुम अपनी जो डिग्री है और मतलब इंसानियत के साथ बहुत बड़ा वो कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत दुखेगा वो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एथिक्स होने चाहिए अपने पास। पैसे कमाओ फील्ड में, लेकिन जो पैसे दे सकता है उससे कमाओ। ठीक है, तो यही है पैलिएटिव। जो भी कोई मतलब मरने वाला हो उसको पहले ही बता दो कि सर ये अब नहीं बचेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें तुम्हें दिमाग का प्रयोग करना है कि भाई इसको बताएंगे तो ये रोने लग जाएगा, अलग अलग रिएक्शन देगा, तो उस केस में अपन को नहीं बताना है। लेकिन कई लोग होते हैं कि भाई सर आप हमें बता दो पहले ही, उस हिसाब से ही हम इलाज करवाएं, तो उनको बता दो पूरा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, इसको रिवाइज करना नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से, ये पीपीटी ले दूंगा मैं। ठीक है।